हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इंडियन टैक्सेशन लॉ के ऊपर। मतलब इंडिया में जितने तरह के टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ हैं, हम उन सब को कवर करेंगे। आने वाले 10 से 15 ऐसे टॉपिक मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि एक जो नॉर्मल सिटीजन है और उससे रिलेटेड साथ ही साथ जो भी टैक्स प्रोफेशनल हैं, जिन्हें बहुत सारी टैक्स जो जटिल लगती है, कॉम्प्लेक्स लगती है, उनके लिए एक आसान शब्दों में मैं एक टैक्सेशन की जो सीरीज है वो 10 से 15 लेक्चर में, मतलब 10 से 15 वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में। तो आज जो मैंने ये टॉपिक चुना है वो है इंडियन टैक्सेशन लॉ के ऊपर। मतलब इंडिया में जितने तरह के टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से हो या जीएसटी से हो या कस्टम से हो या एक्साइज से हो या कॉरपोरेट से हो, इससे और भी ज़्यादा ये आने वाले धीरे धीरे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो भी टैक्सेशन है, ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है, पर अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम बस उसे पढ़ सकते हैं। तो हम बस उसे पढ़ेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे कि इसे कैसे समझा जाए। तो आज का जो क्लास है ये है आपका इंडियन टैक्सेशन लॉ का इंट्रोडक्शन क्लास, और इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ये आपको मैं बताऊंगा आने वाले सारे वीडियो में। तो होपफुली आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। मेरा नाम है एडवोकेट मनीष और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन टैक्सेशन लॉ। मतलब भारतीय कर विधि जो है वो किस तरह से फैला हुआ है हमारे देश में, और किस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ऑन द फील्ड में। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हमारे देश में टैक्सेशन लॉ किस तरह से है और कैसे ये काम करता है। और आने वाले सारी वीडियो में मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाता जाऊंगा कि हर तरह का टैक्सेशन का काम क्या है और कब कौन कैसे करता है। देखिए, इंडियन टैक्सेशन लॉ मतलब भारतीय कर विधि, इसमें ये कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है ताकि आपको समझने में आसान हो। तो इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से आज का जो इंट्रोडक्शन है वो 3 पार्ट में मैंने बांटा है। बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही छोटा वीडियो होगा ताकि आपको समझने में भी मजा आए। देखिए, तो पहला जो पॉइंट है मेरा वो है कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। हम पहले ओवरव्यू करेंगे जो हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम है वो काम कैसे करता है और क्या उसका स्वरूप है। तो हमारा देखिए, इंडियन टैक्स सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है इन द वर्ल्ड, ऐसे समझ लीजिए। इंडियन टैक्स सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीटी कहते हैं, और एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कहते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये एक पार्ट हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब हमारे इंडिया में टोटल टैक्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स का नाम देकर और एक इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देकर। इसका फुल फॉर्म होता है सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये 2 एक ऑथोरिटी कंसर्न है जो टैक्सेशन को काम को आसान बनाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जो टैक्स भारतीय सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट लेती है और आपको ये पता होता है कि इस इनकम के कारण मुझसे ये टैक्स लिया गया है। सपोज जैसे इनकम टैक्स, एक सिटीजन साल में एक बार अपने इनकम जो भी अर्न करता है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो इंडियन गवर्नमेंट को देता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जिसके जो टर्नओवर होते हैं वो मोर देन 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऐसे जिसके टर्नओवर होते हैं उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है। तो मान इसी बेसिस पे आप समझिए कि जिन कंपनी का टर्नओवर लेस देन 400 होता है, लेस देन 400 करोड़ होता है, उन्हें 25% का कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है। और जो कंपनी जो मोर देन 400 करोड़ का टर्नओवर करते हैं उनसे 30% कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। फिर आता है प्रॉपर्टी टैक्स। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपसे वो डायरेक्ट एक टैक्स ले लेते हैं। तो जो चीज जो कर आपसे प्रत्यक्ष रूप से सामने से डायरेक्ट लिया जाता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो आप नहीं जानते हैं फिर भी आपसे लिया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर एक इंडियन सिटीजन अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्सपेंसेस करता हो या इन्वेस्टमेंट करता हो उससे वो दिया जाता है। आप कोई भी कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, आप इनडायरेक्टली जीएसटी देते हैं उस पर। आप अगर कस्टम जैसे हुआ, कस्टम अगर एक देश से दूसरे देश अगर आप कोई परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो आपको कस्टम देना पड़ता है।
एक्साइज, जो आप अपने देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे एक्साइज देना पड़ता है। अब आप एक चीज़ समझिए, कस्टम क्यों लिया जाता है? ताकि प्रमोट करे कि आप अपने काम जो प्रोडक्ट है वो अपने घर में बनाएं, ना कि दूसरे देश से खरीदें। अगर आप दूसरे देश से कोई चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो हम आपसे ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। तो अब मान लीजिए, और एक्साइज क्या है कि कोई चीज़ अगर अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम उसके ऊपर आपसे एक्साइज ले रहे हैं। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर कस्टम में तो अभी आप बताएं कि कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं तो लिया जाता है, और ये इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है, ये इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने देश में बनाएं, तो कस्टम की जरूरत की नौबत ही नहीं आएगी, दूसरे देश से मुझे परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्साइज क्यों लिया जाता है? तो देखिए, बोला जाता है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। अगर आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है और लेकिन आपका उसका डिमांड बहुत है, और ऐसी चीज़ बनाएंगे तो हम उस पर एक्साइज लेंगे। जैसे अल्कोहल, अब लोग अल्कोहल बनाएंगे हमारे देश में तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी। टोबैको, उसके ऊपर तो एक्साइज लेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट गवर्नमेंट बोलती है जो इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो। अब स्टील आप बनाइए, स्टील अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कस्टम लगेगा। तो हमारे देश में लोग स्टील बनाते नहीं है, वो उसकी खरीद लेते हैं। तो समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप डे टू डे लाइफ में कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको जीएसटी देनी पड़ती है। आप कहीं देखते होंगे, अगर आप छोटा छोटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी अगर लेते हैं उसमें भी जीएसटी इंक्लूड होता है। तो डायरेक्ट टैक्स आप समझ गए। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई भी इंडियन सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, और इसे पता होता है कि हम इस चीज के कारण गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो वो नहीं जानता है फिर भी अगर कोई चीज कंज्यूम करता है तो गवर्नमेंट उसे इनडायरेक्ट वे में ले लेती है। अब ये मैंने इंडियन टैक्स सिस्टम, ये दो पार्ट आपको क्यों बताया? इसका मेन फोकस होता है कि जनरेट रेवेन्यू। गवर्नमेंट क्या करती है, इससे टैक्स लेके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। कि कौन कौन सा गवर्नमेंट? दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और क्यों करती है? ताकि आपके देश में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कोई भी सरकारी जो चीज़ें होती है सिटीजन की भलाई के लिए, वो इसी टैक्स के पैसे से किया जाता है। तो समझ गए, हमारे देश में इंडियन टैक्स सिस्टम दो तरह से बांटा गया है, और उसका मकसद क्या होता है, फोकस क्या होता है, ताकि रेवेन्यू जनरेट करे दोनों गवर्नमेंट, चाहे स्टेट के हो या सेंट्रल के हो, और उससे देश हित में, माने आपके नेशन इंटरेस्ट में जो डेवलपमेंट का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, उसे वो फुलफिल कर सके। तो ये पहला पार्ट आप समझ गए, ओवरव्यू ऑफ इंडियन टैक्सेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट समझिए, बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन। हमारे भारतीय संविधान में भी टैक्सेशन को एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन दिया गया है कि आप संविधान के हिसाब से भी कहा गया है कि दोनों गवर्नमेंट को टैक्सेशन के लिए सही दिशा निर्देश करना चाहिए, मतलब सही सोच रखना चाहिए, और सिटीजन से टैक्स लेना चाहिए। अगर सिटीजन से टैक्स नहीं लेंगे तो देश में सारे डेवलपमेंट का काम करेंगे कैसे? लेकिन हमारे देश में टैक्सेशन से रिलेटेड इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब इतना जटिल है कि बहुत तरह के टैक्स लगते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी देश में इतना टैक्स नहीं लगता है। लेना चाहिए, एक सिटीजन टैक्स नहीं देगा तो देश में काम होगा कैसे? लेकिन इतना भी नहीं कि सिटीजन के हाथ में ही ना कुछ बचे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संविधान में क्या क्या टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, हम उसको समझेंगे। तो देखिए, संविधान में तो ऐसे चैप्टर 9 है, 9A है, 10 है, 11 है, 12 है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट जो टॉपिक है वो बता देता हूँ। जस्ट लाइक आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर, मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेशन लेगी, मतलब जो कर लेगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ करेगी? तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में। जस्ट लाइक अगर गवर्नमेंट जीएसटी लेती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, तो ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पावर उनको कौन दिया है? तो संविधान दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि आप टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप एज पर आर्टिकल 246 आप दोनों स्टेट और सेंट्रल, सेंट्रल क्या है, घर का एक बड़ा लड़का है, और स्टेट क्या है, घर का एक छोटा लड़का है, तो आप दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली आर्टिकल 248, आर्टिकल 246 समझ गए। आर्टिकल 248 कहता है कि रेसिड्यूरी पावर होता है। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक घर का बड़ा लड़का है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, घर का छोटा लड़का। तो छोटा लड़का घर का क्या होता है, लाडला होता है, और घर का बड़ा लड़का क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और उसे पता है कि यही काम वो आगे कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि रेसिड्यूअल पावर का मतलब होता है कि ऐसा कोई टैक्सेशन
जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है और ऐसा कोई टैक्सेशन सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है या दोनों मिल के बना रही है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो सिर्फ सेंट्रल को ही बनाना चाहिए, तो वो सिर्फ आर्टिकल 248 के हिसाब से, रेसिडुअरी पावर के हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है कि आप इसका ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे और इस कानून को आप ही बनाएंगे। मतलब अगर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा आपको प्रोविजन लाना पड़े, लॉ लाना पड़े, जो अगर कुछ स्टेट में ना हो या अगर सेंट्रल में भी ना हो या दोनों लिस्ट में ना हो। संविधान के हिसाब से 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो अब अगर यूनियन में भी ना हो और अगर स्टेट में भी ना हो और कंकरेंट लिस्ट, तीन तरह के होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो अगर कहता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल के काम करते हैं और यूनियन में सिर्फ सेंट्रल काम करते हैं और स्टेट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट काम करता है। तो कहता है अगर स्टेट हित में अगर कोई बन गया है और अगर कंकरेंट लिस्ट में जिसका भी नाम नहीं हो, अगर सेंट्रल को लगता है कि देश हित में अगर ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जो सिर्फ सेंट्रल पे उसका हक हो, तो वो बना सकता है एज पर आर्टिकल 248 जो कि रेसिडुअरी पावर है। समझ गए। तीसरा कहता है आर्टिकल 265 जो कहता है टैक्सेशन का रिस्ट्रिक्शन। टैक्सेशन का रिस्ट्रिक्शन, अब देखिए टैक्स कौन ले सकता है, जो लॉ के द्वारा बनाया गया ऑथराइज्ड बॉडी हो, जो गवर्नमेंट का एक बॉडी हो जो लॉ के द्वारा ऑथराइज हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम आपसे बोलेंगे आप घर का अपना टैक्स मुझे दे दीजिए, कोई भी रैंडम पर्सन तो आपसे कोई टैक्स ले नहीं सकता है। तो एज पर आर्टिकल 265 टैक्सेशन का जो पावर होता है वो सिर्फ लॉ के द्वारा बनाया गया गवर्निंग बॉडी ही हो सकता है, माने एक ऑथराइज्ड बॉडी हो सकता है जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक सीबीडीटी, सीबीआईसी और ऐसे भी लोकल बॉडी जैसे पंचायत होते हैं, म्यूनसिपैलिटी होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, ऐसे। तो टैक्सेशन का रेस्ट्रिक्शन देता है कौन, आर्टिकल 265 कि सिर्फ लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड बॉडी ही टैक्सेशन क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल नहीं। आर्टिकल 276 टैक्सेशन से रिलेटेड ये बात करता है कि टैक्सेशन बाय द लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी भी टैक्सेशन को चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कॉर्पोरेशन हो, पंचायत हो, लोकल बॉडीज जो होते हैं वो भी टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन बनाकर क्या कर सकते हैं, आपसे कर ले सकते हैं, मतलब टैक्स ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 276 हो गया। आर्टिकल 286 कहता है कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन के लिए कानून बनेंगे वो आर्टिकल 286 के हिसाब से बनेंगे और दोनों स्टेट आपस में उस चीज को क्या करेंगे, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिमिलरली आर्टिकल 266 से लेकर 280 तक फिनेंशियल प्रोविजन दिया गया है कि जब भी किसी स्टेट को और सेंटर को टैक्स अगर दोनों आपस में मिल के काम करते हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट मैंने बताया, तो उस वक्त दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है जो हम आगे चलकर समझेंगे। वो एज पर आर्टिकल 266 से लेकर 280 तक ये फिनेंशियल प्रोविजन दिया है कि जो कर मिलता है आपको सिटीजन से, आप दोनों बांट भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको संविधान के हिसाब से टैक्सेशन में क्या क्या प्रोविजन है वो मैंने बताया कि एज पर आर्टिकल 246 आपने टैक्सेशन को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रेसिडुअरी पावर में क्या होता है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट होता है, जहां अगर दोनों लिस्ट में ना बने और सेंटर को लगता है कि अगर देश हित में ये कानून बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं। 265 में टैक्सेशन रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, मतलब हर कोई आपसे टैक्स नहीं ले सकता है सिवाय लॉ के द्वारा जो बनाया हुआ गवर्निंग बॉडी है। 276 में मैंने बताया कि लोकल अथॉरिटी भी टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन एरिया, पंचायत एरिया। आर्टिकल 286 कहता है कि इंटर स्टेट जब कोई ट्रेड होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उस वक्त भी दो स्टेट मिलकर अपना एक कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 266 से लेकर 280 तक मैंने बताया कि फिनेंशियल प्रोविजन है, मतलब जो भी टैक्सेशन आएगी तो सेंटर और स्टेट आपस में उसे बांट सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट समझिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड। टैक्सेशन से रिलेटेड जो मैं आपको आने वाले 13-14 सीरीज में बताऊंगा उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट अभी से दे देता हूँ। देखिए, जब कभी मैं बात करूँ टैक्सेशन से रिलेटेड इनकम का, तो इनकम में देखिए 5 तरह के इनकम जो टैक्सेशन के हिसाब से बताया गया है हमारे कानून में। एक होता है सैलरी से जो अर्न होती है उसे हम एक इनकम कहते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कोई घर अगर आपके पास है, आप उसे अगर रेंट पे देते हैं, उससे जो इनकम अर्न हुई उसे हम इनकम के तौर पे देखते हैं। कैपिटल गेन, मतलब आपका कोई एसेट्स है, चाहे वो रियल एस्टेट से हो या स्टॉक से हो या म्यूचुअल फंड से हो, अगर आप उसे सेल करते हैं उससे जो इनकम अर्न हुई उसको हम इनकम के कैटेगरी में रखेंगे। चौथा होता है पीजीबीपी, मतलब
अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट या गेन करते हैं, उससे अगर कोई इनकम अर्न होती है तो उसको हम इनकम के क्राइटेरिया में रखेंगे। और पांचवा होता है अदर सोर्स, जस्ट लाइक बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको शेयर मार्केट में कोई स्टॉक रखे उससे डिविडेंड मिलता है, लॉटरी इनकम होता है, हॉर्स रेस होता है, रॉयल्टी इनकम होता है, ये सारे आपके आ जाते हैं अदर सोर्स। तो इनकम जो है मेनली टैक्सेशन के हिसाब से अपने इंडिया में ये 5 तरह से इनकम को माना गया है कि कोई पर्सन या कोई एंटिटी जस्ट लाइक कंपनी या फर्म सैलरी से इनकम अर्न कर सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर सकती है, कैपिटल गेन से इनकम अर्न कर सकती है, पीजीबीपी से मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर सकती है, और अदर सोर्स से इनकम अर्न कर सकती है। तो इनकम का पार्ट समझ गए, 5 तरह के सोर्स होते हैं। दूसरा आता है टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हम और आपसे कुछ गुड्स या सर्विस के बदले एक चार्ज लेती है। अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं तो एक चार्ज लेती है, या कोई सर्विस गवर्नमेंट का लेते हैं या देश में कोई भी तरह का सर्विस लेते हैं तो एक चार्ज लेती है। और वो चार्ज से वो देश में क्या करती है? देश पब्लिक इंटरेस्ट में, देश हित में डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। उसे हम नाम देते हैं टैक्स। ये टैक्स कितने तरह से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया बहुत तरह से हो सकते हैं। इनकम टैक्स होते हैं हमारे देश में, जीएसटी होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, कस्टम होते हैं, एक्साइज होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, और ना जाने कितने टैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेशन होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सिटीजन से लेती है अपने देश हित में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने के लिए। तीसरा वर्ड है टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस मतलब होता है कि टैक्स को बर्डन को कम करना, टैक्स के बर्डन को कम करना। मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर मैंने कोई इनकम अर्न किया है तो टैक्स देने का जिम्मेदारी भी मेरा है, ना कि मेरे किसी ब्रदर का या मदर का या फादर का, मेरे फैमिली मेम्बर का नहीं है वो। तो टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है कि इकोनॉमी का जो बर्डन है और जो टैक्स का, वो सिर्फ वही लेगा जो ये अर्न करेगा। समझ गए? सिमिलरली चौथा वर्ड जो है वो टैक्स अवॉइडेंस का है। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि हम आपसे टैक्स तो लेंगे, लेकिन आप अपने टैक्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? अपनी टैक्स की लायबिलिटी को घटा भी सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन बाउंड्री ऑफ लॉ, मतलब कानून के द्वारा कुछ बाउंड्री मैंने बनाया है, सर्टेन एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने आपको कुछ डिडक्शन या एग्जम्पशन दूंगा, आप उसके द्वारा अपने टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये आने वाले जो हम अभी सीरीज चलाएंगे इसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कहाँ कहाँ डिडक्शन होता है, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन होता है। आज हमने इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझा कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम क्या है कि 2 तरह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में कुछ पार्ट्स मैंने बताया, इनडायरेक्टली में मैंने कुछ पार्ट्स बताया। फोकस क्या रहता है गवर्नमेंट का? तो रेवेन्यू जनरेट करना। क्यों रहता है? तो देश हित में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने के लिए। कौन सी गवर्नमेंट लेती है? तो दोनों, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा टॉपिक मैंने बताया कि संविधान के हिसाब से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से भी टैक्सेशन को लेके बहुत ही सीरियस इशू है। जैसे आर्टिकल 246 में मैंने बताया कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जो भी कर गवर्नमेंट लेंगी वो आपस में दोनों बांटेंगे भी। रेसिडुअरी पावर मैंने बताया कि देश हित में अगर कोई कानून लाना होगा तो सेंटर पहले उसे बनाएगी। फिर आर्टिकल 265 में बनाया कि टैक्सेशन का रिस्ट्रिक्शन भी होता है, हर कोई आपसे टैक्स नहीं ले सकता है सिवाय गवर्नमेंट बॉडीज के। 276 में मैंने बताया कि लोकल अथॉरिटी भी टैक्सेशन चार्ज कर सकती हैं। 286 में मैंने बताया कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स के लिए कैसे काम करते हैं। और 266 से 280 तक मैंने बताया कि फिनेंशियल प्रोविजन, मतलब जो भी टैक्सेशन आएगी दोनों गवर्नमेंट आपस में कैसे बांटेगी। तो ओवरव्यू आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोविजन समझ गए। और तीसरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको शब्दों का बताया, जो आने वाले सीरीज में इस वर्ड का बहुत मैं जिक्र करूंगा। जैसे कि इनकम, और इनकम मैंने बताया कि 5 तरह से इनकम का सोर्स है। दूसरा टैक्सेशन, मतलब चार्ज क्या होता है, गवर्नमेंट किस किस तरह से हमसे चार्ज लेती है, तो इतने सारे कानून बना के वो हमसे चार्ज लेती है। इंसिडेंस, मतलब टैक्स का बर्डन कैसे कम किया जाए, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही करे। और टैक्स का एवोडेंस, मतलब टैक्स का एवोडेंस मतलब कम कैसे होता है, तो सर्टेन डिडक्शन एग्जम्पशन के द्वारा अपने टैक्स की लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ। तो आई होप इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से जो इंट्रोडक्शन क्लास था ये आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगे 13 से 14 क्लास, मेरा मानना है कि आपका इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इस सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में है और आपका इंडियन टैक्सेशन से जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे। फिर भी कुछ आपका डॉट ना अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।